Good morning, Neha. हेलो मनोज। अभी अभी तो नहीं है राहुल। अभी यूट्यूब में मेरी क्लास दिखा रहा है क्या? गुड विशु, हाउ आर यू? यूट्यूब पे अभी अभी मेरी क्लास शो कर रहा है। अच्छा, एक सेकेंड। Wait, students. Just wait for 5 minutes. There is a misunderstanding actually. Good morning, everyone. Good morning. Excuse for 1 minute. 1 minute.
Yes. Hello everyone. Actually there was a misunderstanding और उसने बोला था मुझे ले लो मैम, तो मैंने सोचा यहाँ पर लेना है, और वो YouTube वाली बात थी, तो जैसे समझने में थोड़ी सी गलती हो गई थी राहुल, तो मैंने उनको बोल दिया। ठीक है। पहले वही गए थे आप लोग? अच्छा अच्छा अच्छा। हम्म। देखो ऐसी होती है मिसअंडरस्टैंडिंग। मुझे मुझे कहा गया कि आप एक स्पेशल क्लास ले लो मैम, कि हाउ टू बूस्ट हिस्ट्री स्कोर। मैंने बोला ठीक है ले लेती हूँ। मैंने सोचा स्पेशल क्लास की बात हो रही है। एनीवेज, आपको तो क्लास लेने से मतलब है ना? तो इस पे डिस्कस करते हैं। ठीक है। हाँ हाँ हाँ। सेम टाइम नहीं हो सकता दोनों। एक्चुअली वही की बात थी। वो उन्होंने उसको स्पेशल क्लास बोला, तो मैंने ये स्पेशल क्लास समझा। तो एक्चुअली देखो क्या है कि प्रीलिम्स पोस्टपोन हो रहा है आपका, तो थोड़ा सा स्ट्रैटेजी रिवाइज करना, मार्क्स कैसे आते हैं इसको थोड़ा मतलब इस स्ट्रैटेजी पर, जैसे हर सब्जेक्ट में देखो, अगर हम लोग बात करते हैं जीएस पेपर फर्स्ट की, तो अगर जीएस पेपर फर्स्ट की बात करते हैं, ऑप्शनल के लिए क्वेरी है, बताओ युवराज। तो अगर हम लोग जीएस पेपर फर्स्ट के लिए बात करते हैं, तो इसमें आप देखोगे कि हिस्ट्री भी एक बहुत बड़ा मतलब सब्जेक्ट है। हिस्ट्री भी एक बड़ा सब्जेक्ट है, ज्योग्राफी भी एक बड़ा सब्जेक्ट है। ठीक है। और आर्ट एंड कल्चर में भी काफी सारी चीजें आ जाती हैं। सोसाइटी, इंडियन सोसाइटी अपने आप में एक इन डेप्थ सब्जेक्ट है। जी, सिर्फ अगर मैं जीएस पेपर फर्स्ट की बात करूं तो, है ना? तो अब इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ज्योग्राफी में इंडिया एंड वर्ल्ड। ठीक है। ये ज्योग्राफी इतना बड़ा सब्जेक्ट है, इंडिया एंड वर्ल्ड। इसके साथ साथ आपका मैं अगर बोलूं आपको, तो जैसे सोसाइटी की अगर बात करें, तो ये सोसाइटी वाली जो बात है, ये समझ आपको न्यूज़पेपर एडिटोरियल्स पढ़ते पढ़ते आपको हो जाती है। ठीक है, ये हो जाती है। तो अब इसमें लेकिन फिर भी सोसाइटी के लिए एक आपका, देखो इंडियन सोसाइटी एक ऐसा पेपर है कि इसके लिए आपका समझ, आपके भीतर एक अंडरस्टैंडिंग, सोसाइटी का एक अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है। अगर आप ग्रेजुएशन में हो तो आप ऑप्शनल मतलब अपना सब्जेक्ट वही रखो जो, अच्छा अब तो आप सब्जेक्ट चूज कर चुके होंगे, तो आप अभी से मतलब देख लो आपको ऑप्शनल कौन सा अच्छा लगता है। वैसे जैसे मैंने अभी लिखा है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी। ठीक है। ये सारे कोर सब्जेक्ट्स होते हैं। आजकल बहुत सारे लोग एंथ्रोपोलॉजी ले रहे हैं। फिर आजकल एक और नया सब्जेक्ट आ गया है पॉलिटी के साथ आईआर मिला के, वो भी आप ले सकते हैं। तो मतलब इट्स टोटली डिपेंड्स अपॉन द स्टूडेंट, कि स्टूडेंट को, ठीक है, स्टूडेंट को कौन सा सब्जेक्ट बहुत अट्रैक्ट करता है, क्योंकि 500 मार्क्स का आपका ऑप्शनल रहेगा। ठीक है। और अगर इसमें आप अच्छा स्कोर कर लेते हैं, तो ये एक बूस्ट देता है आपको, ये एक बूस्ट देता है। ठीक है। जो ऑप्शनल के मार्क्स का जो ट्रेंड है, हाँ ट्रेंड फॉलो करो, ट्रेंड फॉलो करो इन द सेंस कि देखो ये तो फ्लक्चुएट होता रहता है, काफी फ्लक्चुएट होता रहता है, पर फिर भी जैसे दोनों पेपर को मिलाकर अगर आप मतलब 300 प्लस मार्क्स अगर आप हो, तो ये एक अच्छा मार्क्स माना जाता है। इतने ही आते हैं, इससे ज्यादा आते नहीं है। ठीक है। तो चलिए हिस्ट्री की बात कर रहे हैं हम आज। हिस्ट्री स्कोर मतलब कैसे हिस्ट्री में हम ज्यादा स्कोर कर सकते हैं, उसकी बात हम लोग करने जा रहे हैं। तो अब इसमें मतलब मैंने आपको बताया कि अब हिस्ट्री पे ही बात करते हैं। चलो जीएस पेपर फर्स्ट की बात मैं कर रही थी, कि इसमें मतलब ये हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, ये आपका जो है इतने सब्जेक्ट आपके जीएस पेपर फर्स्ट में है। ठीक है। अब इसमें इसमें मतलब आपको हिस्ट्री की कैसे रखनी है तैयारी, की जियो भी कवर हो जाए, सोसाइटी भी कवर हो जाए, और ये पूरा का पूरा पेपर 250 नंबर का ही है। ये पूरा का पूरा पेपर 250 मार्क्स का है। ठीक है।
250 मार्क्स का है, 250 मार्क्स में आपको ये सारा कवर करना है, तो आप उसी तरह से बांट दो, उसी तरह से आप बांट दो कि किस पर आपको कितना फोकस रखना है। तो अब उसी पर मैं आपसे बात करूंगी, ठीक है। यस, 1 जून से स्टार्ट हो रही है अभिषेक, ठीक है। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं अन अकेडमी के सब्सक्रिप्शन के बारे में। अन अकेडमी पर जैसा अभिषेक ने पूछा, मेरा 1 जून से पूरा जीएस फाउंडेशन बैच है, ये फाउंडेशन बैच है। और ये मेरा शुरू हो रहा है 1 जून से। तो ये स्टार्ट करूंगी मैं पॉलिटी से, तो वो आपको पॉलिटी की तरह दिखेगा, ठीक है। वो आपको दिखेगा कि इंडियन पॉलिटी करके, लेकिन मतलब सिर्फ इंडियन पॉलिटी नहीं है, उसी सीक्वेंस में मैं बाकी सारे सब्जेक्ट्स भी लेने वाली हूँ। तो पूरा का पूरा फाउंडेशन बैच, बाकी मेरा हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर का कोर्स वहां पे ऑलरेडी मतलब है। और लाइव अगर आपको देखना है तो इसी बैच का ये पार्ट रहेगा। तो हिस्ट्री ऑप्शनल का कोर्स मेरा चल रहा है अकेडमी पर, सोशियोलॉजी शुरू करने वाली हूँ। तो आप लोग ज्वाइन कीजिए अन अकेडमी को, वहां पर 88+ एडुकेटर्स हैं, डेली काफी सारे एडुकेटर्स जुड़ रहे हैं हमसे। तो आप मतलब क्या है कि देखो, प्रीलिम्स बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, लॉकडाउन का कुछ ऐसा सीन नजर नहीं आ रहा है, पेशेंट डेली बढ़ रहे हैं। पिछले दिन का अगर आप लोग कर देखोगे तो नेक्स्ट डे डेली बढ़ रहे हैं पेशेंट। तो पेशेंट बढ़ रहे हैं, तो पेशेंट के इस मतलब इस ट्रेंड को देखते हुए लॉकडाउन खुलने का भी कोई उम्मीद नजर नहीं आता है, ठीक है। तो इस तरह से मतलब आपका जो ऑनलाइन कोर्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है प्रिपरेशन के लिए। अगर प्रिपरेशन छोड़ दोगे तो आपको क्या होगा कि मतलब जो आपने पहले किया है उसको भी भूल जाओगे। और जो लोग कहते हैं कि पहले एनसीईआरटी करेंगे फिर जो है मतलब ये करेंगे, वो एक साथ तैयारी शुरू करें। तो हम लोग खुद भी एनसीईआरटी से ही स्टार्ट करते हैं, और हम मतलब एनसीईआरटी से स्टार्ट करते हुए जब आप स्टैंडर्ड बुक्स की तरफ जाते हो तो उसमें एनसीईआरटी का भी मैं आपको बताती हूँ ट्रिक कि एनसीईआरटी कैसे पढ़ना चाहिए। तो रिंकू लाइव मेरा कोड है, रिंकू लाइव कोड को जरूर यूज करें अन अकेडमी को ज्वाइन करने के लिए, ठीक है। जो भी इसको ज्वाइन करना चाहते हैं वो मतलब यहाँ पर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये मेरा टेलीग्राम लिंक है, आप यहाँ पर मुझे कांटेक्ट करिए। और जो भी मतलब आपकी क्वेरीज है वहां पर मैं देखूंगी, ठीक है। तो इसमें ये देखना, ये 2 ईयर वाला ही करना, आप 2 ईयर वाला ही करना। जिस तरह से लॉकडाउन बढ़ रहा है या मतलब यूपीएससी का एग्जाम आपको पता है, आप अपनी तैयारी को लेके भी आपको पता होगा कि आप कितनी कॉन्फिडेंट है। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में अगर आप पूरी तरह कॉन्फिडेंट नहीं है तो ये थोड़ा मुश्किल होता है निकलना। 2 साल आपके हाथ में रहेगा तो बेटर रहेगा, ठीक है। ये मेरा एक फोन नंबर भी है, आप यहाँ पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं बात करती हूँ आपसे, जैसे हिस्ट्री की बात करते हैं आज। हिस्ट्री की बात करना है, हिस्ट्री कहाँ कहाँ आप पढ़ते हो। एक तो आपका प्रीलिम्स में आ जाता है, आपका प्रीलिम्स जीएस पेपर फर्स्ट फर्स्ट, और जिनका ऑप्शनल होगा, ठीक है। अब बात करते हैं सबसे पहले कि हम हिस्ट्री को किस तरह से पढ़ना शुरू करें, हिस्ट्री को। तो आप लोगों में से ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने मतलब ह्यूमैनिटीज रखी है और जिन्होंने अपनी ग्रेजुएशन में हिस्ट्री पढ़ा है। तो जिन्होंने अपने ग्रेजुएशन में हिस्ट्री पढ़ा है तो उनको एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं है। मेरा ये कहना है कि एनसीईआरटी में बेसिक चीजें दी गई हैं, मतलब एनसीईआरटी में स्पेशली 6 to 8, जो 6 to 8 एनसीईआरटी है उसमें बेसिक चीजें दी गई हैं। आपके पास अगर क्रेडिट कार्ड नहीं है दिशा, और अगर एचडीएफसी में अगर आपका अकाउंट है तो आप ईएमआई कर सकती हैं, अदरवाइज और भी ईएमआई का और कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तो 6 to 8 एनसीईआरटी उनको सिर्फ पढ़ने की जरूरत है, उनको सिर्फ एचडीएफसी से है बस राहुल, ठीक है। तो 6 to 8 एनसीईआरटी उनको पढ़ने की जरूरत है जो साइंस या कॉमर्स बैकग्राउंड से आए हैं,
जो साइंस और कॉमर्स, ठीक है, जो साइंस और कॉमर्स बैकग्राउंड से आए हैं उनको एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत है 6 to 8, क्योंकि इसमें सिर्फ बेसिक चीजें दी गई हैं। आप याद रखिए यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन कभी नहीं आता, लेकिन आपको ये ऐसी समझ देता है, एक ऐसी अंडरस्टैंडिंग देता है जो आपको मतलब आगे की जो बुक्स हैं उनको समझने में हेल्प करता है। तो जो भी साइंस या कॉमर्स है वो 6 to 8 का एनसीईआरटी जरूर पढ़ें, ठीक। और उसके बाद जो आप स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ते हो, तो जैसे इसमें स्टैंडर्ड बुक्स में मान लो कि हम एंशियंट हिस्ट्री के लिए सबको पता है कि एंशियंट हिस्ट्री के लिए हम कहते हैं आर एस शर्मा, ठीक है, आर एस शर्मा। तो ये आपका ओल्ड एनसीईआरटी भी है, आर एस शर्मा आपकी ओल्ड एनसीईआरटी है, ठीक है। तो ये क्लास 11th की ओल्ड एनसीईआरटी है ये। तो ये बुक ये कंप्लीट बुक है। अगर वही आप जो है न्यू एनसीईआरटी 11th पढ़ते हो तो आप क्वेश्चंस नहीं पकड़ पाओगे, लेकिन ये जब आप आर एस शर्मा पढ़ते हो तो आपकी कंप्लीट हिस्ट्री की प्रिपरेशन हो जाती है। फिर अगर हम लोग बात करते हैं मेडिवल की, तो मेडिवल में सतीश चंद्रा, नो डाउट, वन एंड ओनली सतीश चंद्रा। इवन में मतलब आपका जीएस में के मतलब जीएस का जो पेपर है कभी मेडिवल पूछता है तो उसमें भी, और इवन ऑप्शनल में भी सीधा सतीश चंद्र के लैंग्वेज पे क्वेश्चन बनता है, ठीक है। ऑप्शनल के लिए आर एस शर्मा प्लस में बुक बताती हूँ की2, मैं ऑप्शनल के लिए भी बताती हूँ। तो सतीश चंद्रा आप लीजिए, और ये भी आपकी ओल्ड एनसीईआरटी है। और मॉडर्न के लिए वन एंड ओनली बिपिन चंद्रा। लेकिन बिपिन चंद्रा को आजकल स्पेक्ट्रम अच्छा फाइट दे रहा है, तो आप स्पेक्ट्रम भी ले सकते हैं। स्पेक्ट्रम जगह जगह बिपिन चंद्रा को कोट भी करता है, ठीक है। बिपिन चंद्रा को कोट भी करते हैं कि बिपिन चंद्रा ये कहते हैं, बिपिन चंद्रा वो कहते हैं, तो आप स्पेक्ट्रम और बिपिन चंद्रा ले सकते हैं, ठीक है। अब ये जो किताबें हैं आप इनको पढ़ोगे कैसे? सबसे पहले अच्छा ऑप्शनल वालों को भी बता दूं, ऑप्शनल वाले आर एस शर्मा तो पढ़ेंगे ही, एक एक कोई एक लेना, ठीक है। ऑप्शनल वाले आर एस शर्मा तो पढ़ेंगे ही, सतीश चंद्र भी पढ़ेंगे, और स्पेक्ट्रम जरूरत नहीं है उनको, मतलब बिपिन चंद्रा पढ़ सकते हैं। लेकिन ऑप्शनल वालों के लिए जो बुक मानी जाती है अच्छी, भाई हिस्ट्री ऑप्शनल वही लेता है जो जिसने हिस्ट्री में जिसको इंटरेस्ट है और जिसने हिस्ट्री का बेसिक समझ लिया है। तो आपको एक तो उपिंदर सिंह, ठीक है, एक बुक आपको कही जाती है उपिंदर सिंह की लेने के लिए, उपिंदर सिंह लेने के लिए कही जाती है, ठीक है। तो उपिंदर सिंह एक लेडी है, बहुत कम लोगों को पता होगा कि उपिंदर सिंह एक लेडी है। और ये उपिंदर सिंह ने मतलब बहुत रिसर्च करके अपनी बुक लिखी है, बहुत रिसर्च करके। तो जैसे आप जीएस पॉइंट ऑफ व्यू से, जीएस पॉइंट ऑफ, मेरा हिस्ट्री था ऑप्शनल पर परीक्षित। तो उपिंदर सिंह का जो है, उपिंदर सिंह की बुक मतलब जीएस के लिए आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा रिसर्च बुक है और बहुत इन डेप्थ है। पर ऑप्शनल के लिए बहुत बेस्ट है, स्पेशली हर एरा का, जो भी एरा है, जैसे मौर्यन एरा है, लेटर मौर्यन है पीरियड है, गुप्ताज एरा है, लेटर गुप्ताज पीरियड है। तो ये इन सब में उपिंदर सिंह ने उस समय का इकोनॉमिक कंडीशन, ठीक है, सोसाइटी, सॉरी थूक आ गया था मुंह में, सोसाइटी, ठीक है, सोसाइटी उस समय कैसी थी, मतलब महिलाओं की स्थिति वगैरह बहुत पूछता है आपसे। तो उस समय मतलब इसमें कि विमेन्स कंडीशन कैसा था, ठीक है, कास्ट सिस्टम उस टाइम पे कैसा था, ट्रेड एंड कॉमर्स कैसा था, और कल्चर कैसा था, कल्चरल डेवलपमेंट कैसा था उस समय, ठीक है। तो अब जो है देखती हूँ किटू आपने क्या भेजा है, मतलब इसके लिए यहीं से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं, सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आपके यहीं से बनते हैं। तो इतना जो है ये जो क्वेश्चन है आपका, मतलब यहाँ पार्ट कवर करने के लिए उपिंदर सिंह बेस्ट बुक है, और ये 12th सेंचुरी तक चलता है।
मैं फोकस भी अभी बताऊंगी, मैं बुक बता रही हूँ। और इसी तरह से कई बार बताया है, फिर से बता देती हूँ, जैसे किट्टू ने पूछा, उपेंद्र सिंह के बाद जो सतीश चंद्र जो है, मेडिवल हिस्ट्री पे सतीश चंद्र को आप स्किप नहीं कर सकते, क्योंकि सतीश चंद्र का पूरा लैंग्वेज उठाता है, ठीक है, पूरा लैंग्वेज उठाता है ये, तो सतीश चंद्र आप स्किप नहीं कर सकते। सतीश चंद्र, लेकिन सतीश चंद्र आर्ट एंड कल्चर पे बहुत डिटेल में नहीं जाते, तो हरिश्चंद्र सतीश चंद्र के साथ हरिश्चंद्र वर्मा की वॉल्यूम 2, ठीक है, वॉल्यूम 2 ले लेना, हरिश्चंद्र वर्मा का वॉल्यूम 2 इनका बहुत अच्छा है, जिसमें मुगल पीरियड से शुरू होता है, और मनसबदारी, जागीरदारी इतना बेस्ट तरीके से इन्होंने दिया है कि उसका कोई मतलब तोड़ नहीं है। इवन मतलब जैसे पेंटिंग, मुगल आर्किटेक्चर, मतलब सब कुछ बहुत अच्छी तरह से हरिश्चंद्र वर्मा में दिया हुआ है। तो हरिश्चंद्र वर्मा आप ले लेंगे ऑप्शनल वाले, ठीक है। जो जीएस वाले हैं उनका नितिन सिंघानिया से काम चल जाएगा। और मॉडर्न हिस्ट्री पर बिपिन चंद्रा एक अच्छा थॉट, मतलब आप बिपिन चंद्रा पढ़ोगे तो आपका एक अच्छा थॉट फ्लो बनेगा। पर इस पे जिस तरह से क्वेश्चंस आजकल आ रहे हैं, शेखर बंदोपाध्याय, ठीक है, शेखर बंदोपाध्याय की बुक बहुत अच्छी मानी जा रही है, पलाशी से विभाजन तक, ठीक है, शेखर बंदोपाध्याय, इनकी किताब आप ले सकते हैं। और मैं जो हिस्ट्री ऑप्शनल करा रही हूं, जो मैंने अभी बताया है आपको, वही बेस है। अब हम लोग बात करते हैं, ये इन्होंने क्या पूछा है किट्टू ने, महेश कुमार बर्नवाल की, मैंने महेश कुमार बर्नवाल की बुक नहीं पढ़ी है हिस्ट्री पे, ठीक है, मैंने महेश कुमार बर्नवाल की हिस्ट्री पे बुक नहीं पढ़ी है, इसलिए मैं आपको नहीं बता पाऊंगी कि महेश कुमार बर्नवाल कैसे हैं, क्योंकि मुझे मैं बहुत स्ट्रांगली एनसीईआरटी में बिलीव करती हूँ, और ज्योग्राफी ऑप्शनल के लिए बर्नवाल अच्छे माने जाते हैं महेश। लेकिन मैंने सुना कई स्टूडेंट पूछते हैं, सारे जितनी भी बुक्स बताई हैं परीक्षित मैंने, वो सारी इंग्लिश मीडियम में भी है। अच्छा, आपने लिखा है पहले हिंदी में पढ़ी, अभी तो पढ़ना किस लैंग्वेज में? आपको किस लैंग्वेज से एग्जाम देना है? आपको किस लैंग्वेज से एग्जाम देना है? आप ये देखो ना परीक्षित, कि आपको मीडियम क्या रखना है, आपको जो मीडियम रखना है उसी मीडियम से पढ़ो, ठीक है। तो मैं आप लोगों को अब बताती हूं कि इनको पढ़ना कैसे है इनको। तो अगर मैंने आपको इसीलिए पहले ही बताया, मैंने आपको इसीलिए, जैसे हमारी भी यही स्ट्रेटेजी थी, मेरा तो हिस्ट्री ऑप्शनल था, ग्रेजुएशन में पढ़ा था, पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़ा था, मेरे लिए हिस्ट्री कोई बहुत ऐसी बड़ी बात नहीं थी। लेकिन मेरे साथ बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स थे, उनको भी कहा जाता था, मैंने भी ये चीज महसूस किया है, मैंने खुद, मेरा हिस्ट्री ग्रेजुएशन में पढ़ा, पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़ा, फिर भी मैं आपको बता रही हूँ कि हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसका सारा पार्ट आप हर सेक्शन में 100% श्योर नहीं हो सकते, ठीक है। आप लोग का कुछ मजाक चल रहा है, मैं देख रही हूँ, मजाक मत करिए, अभी सुन लीजिए, क्योंकि हिस्ट्री में ही आप लोग सबसे ज्यादा फंसते हैं और जिसका अच्छा वेटेज है। तो मैं हिस्ट्री की जो बात कर रही थी, मैं आप लोग को ये बता रही हूँ कि हिस्ट्री के एवरी सेक्शन में, हर सेक्शन में आप 100% कॉन्फिडेंट नहीं हो सकते, तो आपको उसमें से चूज करना पड़ेगा। आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? चूज करना पड़ेगा कि आपको किस किस पार्ट को सबसे ज्यादा पढ़ना है। तो ये चूज कैसे करोगे? क्या पूछा है आपने? अनिरुद्ध नंदा, मैम, आई एम न्यू यूपीएससी एस्पिरेंट एंड फॉर आर्ट्स एंड कॉमर्स, फॉर विच ऑप्शन सब्जेक्ट फॉर बेटर क्लियर फर्स्ट टाइम क्लियर यूपीएससी एनी बेस्ट सजेशन। ये तो मैं हमेशा कहती हूँ कि हमेशा ये आपके ऊपर डिपेंड करता है ऑप्शनल। तो
ऑप्शनल ऐसा कोई बहुत बड़ा मतलब ऑप्शनल को वैसा मत बनाइए आप लोग हवा टाइप्स। जिस भी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आता है, जिस भी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आता है और जिसको मतलब आप जिसमें बहुत बेटर वे में आप समझ पाते हैं और बेटर वे में जिसको आप लिख पाते हैं, आप उसको ऑप्शनल बना लीजिए, ठीक है। और किसी भी सब्जेक्ट से आप प्रिपरेशन करते हो तो आप मतलब अगर सीरियस प्रिपरेशन करते हो पूरी तरह से लग के स्मार्ट प्रिपरेशन, तो आपका फर्स्ट टाइम में क्लियर होना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जो लोग मतलब वो चलते हैं ना कि मतलब एक वो स्लो मोशन में जो चलते हैं और पूरा एकदम रटे जा रहे हैं रटे जा रहे हैं, उनका तो फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं होता। तो हिस्ट्री का लेट मी कंप्लीट। अब इस पे भी आप लोग मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कैसा मतलब कैसा रटना, कैसा स्मार्ट प्रिपरेशन, तो उसकी भी बात करेंगे। तो हिस्ट्री के लिए फर्स्ट स्टेप कि चूज द सेक्शंस कि आपको कौन सा पढ़ना है। और ये कैसे चूज करोगे, मतलब पूरी हिस्ट्री कभी आप रट नहीं सकते। मेरा ये कहना है कि पूरी हिस्ट्री कभी रट नहीं सकते और पूरी हिस्ट्री रटने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। पूरी हिस्ट्री इसमें रटने की जरूरत भी नहीं है। तो ट्रेंड इज इंपॉर्टेंट, मैं नहीं मानती परीक्षित कि ट्रेंड इंपॉर्टेंट होता है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि ट्रेंड इंपॉर्टेंट होता है। तो हाँ, कुछ लोग यूट्यूब पर वेट कर रहे हैं, अभी हटाया नहीं वहां से ना। एक्चुअली वहां पर थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग थी, राहुल ने नहीं बताया होता तो मुझे पता भी नहीं चलता, ठीक है। तो आप लोग यहां पर ध्यान दीजिए, इधर उधर मत सोचो कि हिस्ट्री कैसे पढ़ना है, मैं आपको बता रही हूं। तो सबसे पहले सेक्शंस डिसाइड कर लो। ये कैसे डिसाइड करोगे, हाउ टू डिसाइड इट? तो 10 ईयर, इसके बाद का जो आपका रहेगा वो आप 10 ईयर्स का प्रीवियस। अब मेरा ये कहना है कि 5 ईयर्स वाला ही देखो ज्यादा। 10 ईयर्स वाला जैसे थोड़ा सा वो ट्रेंड हो जाता है, मतलब 5 साल पहले वाला थोड़ा सा ओल्डेस्ट ट्रेंड हो जाता है। तो आप इसमें 5 ईयर्स का मतलब ज्यादा इंपॉर्टेंट तरीके से 5 ईयर्स का प्रीवियस ईयर का पेपर देखो। प्रीवियस ईयर का जब आप पेपर देखोगे तो आपको पता चल जाता है, यहां पर ट्रेंड मैटर करता है। यहां पर ट्रेंड मैटर करता है कि भाई यूपीएससी क्वेश्चंस पूछ कहां से रही है। तो आपने जब प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर अगर आप अच्छा, ये मैं हिस्ट्री का बता रही हूँ आपको, हर सब्जेक्ट में ये मतलब आप इसको अप्लाई कर सकते हो हर सब्जेक्ट में। हिस्ट्री और ज्योग्राफी में ज्यादा जरूरी हो जाता है, इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये बहुत लेंथी सब्जेक्ट्स हैं। अगर जीएस में सारे सब्जेक्ट्स की बात करो तो उन सब में सबसे लेंथी सब्जेक्ट हिस्ट्री और ज्योग्राफी है। पॉलिटी भी इतना लेंथी नहीं है, तो इसलिए आपको यहाँ पर ये डिवीजन करना जरूरी हो जाता है, ये जरूरी हो जाता है डिवीजन। तो आपने प्रीवियस ईयर का जब पेपर देखा तो आपको पता चल जाता है। तो अब मैं बताती हूँ कि कहाँ से ज्यादा आ रहा है। तो आप सब लोगों को पता है कि पिछले कई सालों से सबसे ज्यादा नेशनल मूवमेंट से क्वेश्चन जीएस में आ रहा है, नेशनल मूवमेंट से, ठीक है। राष्ट्रीय आंदोलन से क्वेश्चन ज्यादा आ रहा है। तो अब इसमें राष्ट्रीय आंदोलन से क्वेश्चन ज्यादा आ रहा है तो हम राष्ट्रीय आंदोलन पर ज्यादा ध्यान देंगे। लेकिन क्या हम एंशिएंट और मेडिवल को कंप्लीटली छोड़ देंगे? तो उसको हम कंप्लीटली नहीं छोड़ेंगे। तो एंशिएंट हिस्ट्री में जो कल्चर पार्ट है, ठीक है, सोसाइटी एंड कल्चर पार्ट, एंशिएंट हिस्ट्री में जो सोसाइटी एंड कल्चर पार्ट है उसको, ठीक है। और मेडिवल में आपका एडमिनिस्ट्रेशन, मैं कई इसके पहले भी मैंने आपको बताया है, मॉर्निंग अजय एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, एडमिन एंड आप इसमें भक्ति, इस समय भी जो है कल्चर जो आपका आर्ट एंड कल्चर भी कवर करेगा, ठीक है। प्रीलिम्स मेंस दोनों का बता रही हूँ, पूरा हिस्ट्री का मैं बता रही हूँ। आप लोग ऐसे बिल्कुल भी दिमाग में मत रखा करिए कि प्रीलिम्स और मेंस अलग अलग है। प्रीलिम्स और मेंस दोनों का सेम सिलेबस है, सेम, मैं बता रही हूं आपको, ठीक है।
तो इसमें जो है आपका मतलब एंशिएंट और मेडिवल से प्रीलिम्स में क्वेश्चंस ज्यादा आते हैं। मॉडर्न मतलब जीएस पेपर फर्स्ट में क्वेश्चन जो आता है आपका भक्ति से आएगा, वो जो कि आपका मेडिवल हो जाता है। तो वही मैं आप लोगों को कराने वाली थी कि यहाँ पर आप भक्ति और सूफी को जरूर ध्यान से देखेंगे, भक्ति एंड सूफी। ठीक है, तो ये जो भक्ति एंड सूफी और कल्चर पार्ट है, यहाँ से आपके जीएस पेपर फर्स्ट में भी क्वेश्चन आता है। ये वाला जो कल्चर पार्ट है जिसमें आपका बुद्धिज्म, जैनिज्म, पल्लव पल्लव आर्ट एंड पल्लव जैसे आर्किटेक्चर में, जैसे आप टेम्पल आर्किटेक्चर, ये सारा क्वेश्चन आपका जीएस पेपर फर्स्ट में भी आएगा और यहाँ से प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन बनता है। ठीक है, और नेशनल मूवमेंट आपका इंपॉर्टेंट दोनों के लिए है, प्रीलिम्स के लिए भी और जीएस फर्स्ट के लिए भी। तो आपको यहाँ पर कंफ्यूजन क्या है कि प्रीलिम्स के लिए बता रही हूँ या मेंस के लिए? सबसे पहले आप सब्जेक्ट को ही समझते नहीं हो, आप सब्जेक्ट को समझो कि कुछ अलग नहीं है, ये सिर्फ क्वेश्चन का नेचर अलग है, क्वेश्चन का नेचर अलग है। क्या आप भी जो मैंने बताया, क्या जैसे मैंने बताया क्या आता नहीं है जीएस में? आपने देखा नहीं है यहाँ से क्वेश्चन जीएस में, जीएस पेपर फर्स्ट में? यहां से जीएस पेपर फर्स्ट में भी क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है, तो इसी तरह से आप इसको भी पढ़िए, इसी तरह से आप इसे पढ़िए। तो सेक्शंस आपने छांट लिए कि मॉडर्न हिस्ट्री में मैं नेशनल मूवमेंट पढ़ूंगा, एंशिएंट हिस्ट्री में सोसाइटी एंड कल्चर पढ़ूंगा, मेडिवल हिस्ट्री में एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ूंगा, यहाँ से प्रीलिम्स में क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, और कल्चर और भक्ति एंड सूफी मूवमेंट पढ़ूंगा, जहां से प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन आते हैं और जीएस में भी आते हैं। ठीक है, अब जो है मॉडर्न हिस्ट्री में मतलब ये वाला जो पार्ट है, जो ब्रिटिशर्स आते हैं किस तरह से, मतलब वो पूरा का पूरा एनेक्सेशन करते हैं इंडिया का। इसमें एंग्लो मराठा वॉर, एंग्लो मैसूर वॉर, एंग्लो पंजाब वॉर, ये सब पे बहुत टाइम लगता है, बहुत टाइम लगता है और उबाऊ है ये बहुत। ये ट्रीटी हुई, ये ट्रीटी हुई, ये ट्रीटी हुई, इससे ये हुआ, इससे ये हुआ, ये इतना बोरिंग पार्ट है ये कि आप पक जाते हो हिस्ट्री में पढ़ने से उसको। और यहां से क्वेश्चंस देखो, यहां से कितने क्वेश्चंस आते हैं, कितने क्वेश्चंस आते हैं यहां से। तो यहां से क्वेश्चंस मतलब 2% कह सकते हैं आप, यहां से जो क्वेश्चंस आते हैं। मतलब मैं जो बता रही हूं, ब्रिटिश एनेक्सेशन वाला जो पीरियड है, तो ब्रिटिश एनेक्सेशन वाला पीरियड हम क्यों उस पर इतना ध्यान दें? हम उसको क्या करेंगे कि हम उसको सिर्फ मतलब टेंटेटिवली एंग्लो मराठा वॉर कितने हुए, कब कब हुए, ठीक है, और उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, बस इतना इतना, ताकि कभी वहां से क्वेश्चन आ भी जाए। आपको दो पार्ट में हिस्ट्री को बांटना पड़ेगा, दो पार्ट में। वो सेक्शन जहां से हमेशा क्वेश्चन आते हैं, वहां से आपकी ये स्ट्रेटेजी होना चाहिए कि 100% यहां से कोई क्वेश्चन मेरा गलत नहीं होना चाहिए। तो वो आपका 52, आपकी हिस्ट्री का 50 to 60% होगा वो। ठीक है, वो आपके हिस्ट्री का 50 to 60% होगा, जहां से हर बार क्वेश्चन आ रहा है और आपको ऐसे इसको प्रिपेयर करना है कि यहां से आया हुआ क्वेश्चन कभी गलत ना हो। अब जो आपका 40% जो बच गया, जो 40% बच गया, तो जो 40% बचा उसको कंप्लीटली ना छोड़कर उसमें एक एवरेज तरीके से उसको पढ़ लो कि कभी क्वेश्चन आ भी जाता है तो आप उस पे एवरेज आप लिख भी सको। ऑप्शनल में भी मैं कह रही हूं, ठीक है, ऑप्शनल में भी कह रही हूं, एवरेज आप लिख भी सको और आप उसको जो है मतलब एवरेज तरीके से ही, ठीक है, मतलब प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन आता है उसको भी कर सको। तो ये आपका स्ट्रैटेजी होना चाहिए। मैं बार बार कह रही हूं कि हिस्ट्री में पूरा आप कवर नहीं कर सकते, तो 50-60% निकालो प्रीवियस ईयर का पेपर देखकर, प्रीवियस ईयर का पेपर, और यही है जो मैंने आपको बताया, यही है आपका वो 60%, यही है। मॉडर्न हिस्ट्री में नेशनल मूवमेंट, राष्ट्रीय आंदोलन जो कि कांग्रेस की स्थापना से शुरू होता है,
और कांग्रेस की स्थापना नहीं, बल्कि आप कह सकते हो कि 19th सेंचुरी में जो हमारे यहाँ इंडिया में जो सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म्स होते हैं वहां से शुरू हो जाता है। तो वहां से शुरू करके और पूरा लास्ट तक आप करो, ठीक है। और बाकी मतलब एंशिएंट में मैंने बता दिया, ठीक है। इसी तरह से पढ़ो आप। अब किस तरह से याद होगा, कैसे याद होगा? आप पहले एनसीईआरटी की नोट्स बनाते हो, अब 6 की बना रहे हो, 7th की बना रहे हो, 8th की बना रहे हो, फिर 9th 10th 11th 12th, है ना, ऐसे नोट्स बनाए जा रहे हो, बनाए जा रहे हो। जबकि आपको समझना चाहिए कि एनसीईआरटी में रिपीट होती हैं चीजें। अगर मैं क्लास 6 और क्लास 12th का पार्ट 1 की बात करूं तो आपको बहुत सारी सिमिलैरिटीज इसमें नजर आएंगी। क्योंकि सारे एनसीईआरटी एक ही बात कहते हैं, सारे एनसीईआरटी एक ही बात कहते हैं, अलग अलग नहीं कहते। तो क्यों क्लास 6 की अलग बनाना, क्यों क्लास 12th की अलग बनाना? हमने दोनों को एक साथ कंबाइंड करके और एनसीईआरटी में आपकी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो क्या डिफरेंट है बाकी किताबों से, उसको अंडरलाइन किया और उसको कॉपी में नोट कर लिया। बाकी किताबों से मतलब कि आपके पास क्लास 6 है, क्लास 12th है और आर्य शर्मा है, आर्य शर्मा। तो मैंने कहा कि क्लास 6 आपको एक बेसिक समझ देती है। क्लास 6 एंशिएंट की बात कर रही हूं मैं, एंशिएंट की। इसी तरह क्लास 7th, आपका क्लास 7th प्लस 12th पार्ट 2 और सतीश चंद्रा है। क्लास 8th का के दोनों पार्ट और 12th पार्ट 3 और आपके बिपिन चंद्रा है। तो अब आप इसमें किताबी आपकी मेन जो प्रिपरेशन का जो आधार होना चाहिए वो आर्य शर्मा होना चाहिए, क्योंकि यहीं से आपके क्वेश्चंस आएंगे, आपकी क्वेश्चंस यहीं से आएंगे, ठीक है। अब इसमें आपको मतलब 6 to 12 को क्या करना है कि टेंटेटिवली दोनों को पढ़ के और क्या आर्य शर्मा से कुछ इसमें नया है उसको अंडरलाइन कर लिया। और जो नोट्स आप बनाते हो, तो जब तक आप रजिस्टर मेंटेन नहीं करोगे, मतलब आप अगर कहते हो कि जैसे पूरी किताब को अगर लिखोगे, पूरी किताब को लिखोगे तो क्या होता है कि आपकी पूरी की पूरी एक दूसरी किताब तैयार कर लेते हो। तो हम लोग एक रजिस्टर रखते थे, मुझे उस अलमारी में से ढूंढ के लाना पड़ेगा, नहीं तो मैं आपको दिखाती। तो उसमें आप क्या करो कि ऐसे एक वो बनाओ, कॉलम बनाते जाओ, हर पन्ने पे कॉलम बनाते जाओ और जो भी पढ़ते हो लिखते जाओ, जो भी पढ़ते हो लिखते जाओ, ठीक है। और और यहाँ पर ये भी आप मतलब डालो कि आपने इसको कहाँ से नोट किया है, छोटा सा एक उसमें डाल दो कि आपने नोट कहाँ से किया है। तो उसमें जो है मतलब आप उसमें क्या करोगे कि यहाँ पर जब आप नोट करते चले जाओगे, जो नोट करते चले जाओगे आप, तो मतलब यस, बुक के नेम, बुक का नाम, कि आपने यहां से ये चीज पढ़ी है। और साथ में यहाँ पर दूसरा जो कॉलम है, आपने अभी करेंट में क्या पढ़ा, करेंट में क्या पढ़ा आपने, ठीक है। ये चीज जब तक आप नहीं मेंटेन करेंगे तब तक आपका नहीं हो पाएगा। खुद अपना देखो हैंड नोट्स, अपना जो है हैंड रिटेन नोट्स बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए। और उसके लिए नेक्स्ट क्लास में मैं अपना सारा लेके बैठूंगी, दिखा दूंगी आप लोगों को। ढूंढना पड़ेगा, ऐसे एक अलमारी है मेरा जिसमें मेरे पड़े हुए हैं। हैंड रिटेन नोट्स बहुत जरूरी होता है, बहुत जरूरी होता है हैंड रिटेन नोट्स, ठीक है। अब उसमें जो है आप मतलब जो पढ़ रहे हो जब तक उसको लिखोगे नहीं यहाँ पर, तब तक बार बार आपको इस किताब पर जाना पड़ेगा। मैं किताब नेम क्यों बोल रही हूँ कि कई बार हम लोग क्या करते हैं कि हम लोगों ने यहाँ पर नोट्स बना लिया, लेकिन लेकिन जब जैसे थोड़ा सा टाइम लगा, थोड़े टाइम बाद जब हम उसको रिवाइज करने चलते हैं तो हम भूल चुके होते हैं। क्योंकि हिस्ट्री के बाद जैसे ज्योग्राफी पढ़ना शुरू करोगे ना तो हिस्ट्री चली जाएगी अंदर। तो जब आप भूल जाते हो तो यहाँ पर अगर आपने सोर्स नेम लिखा है कि आपने कहाँ से इसको नोट किया है, तो वो बुक आपके पास है, आपने फिर से वहां जाकर उसको पढ़ लिया, अगर फंसे तो। नहीं तो आपको रिवीजन इस अपने रजिस्टर से ही करना है, रिवीजन आपको अपने इस रजिस्टर से ही करना है, ठीक है। तो आपके पास मतलब इतना सारा है,
इतना सारा, मतलब सिर्फ जीएस पेपर फर्स्ट की बात करें तो उसमें आपका मतलब हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, ज्योग्राफी, इंडिया एंड वर्ल्ड, इंडियन सोसाइटी, इतना कुछ आपको सिर्फ जीएस पेपर फर्स्ट के लिए पढ़ना है। तो आपको टाइम तो मैनेज करना पड़ेगा ना, टाइम मैनेज करना पड़ेगा आपको। और अगर आपने रेडीमेड नोट्स लिया, रेडीमेड नोट से कोई पास नहीं हुआ है आज तक, मैं बता दूं आपको, कोई भी पास नहीं हुआ है रेडीमेड नोट से, और आप भी पास नहीं कर पाएंगे जब तक आप खुद उसको टेक्स्ट बुक, मतलब यूपीएससी के लिए टेक्स्ट बुक बहुत जरूरी है। जब तक आप टेक्स्ट बुक से नहीं पढ़ेंगे, गाइड से पढ़कर, पीडीएफ से पढ़कर, किसी कोचिंग के नोट से पढ़कर पास नहीं हो सकते आप। आपको टेक्स्ट बुक पढ़ना पड़ेगा। ये क्यों? क्योंकि टेक्स्ट बुक ही आपको समझ देती है, टेक्स्ट बुक ही आपको समझ देती है। अब जो हम लोग पढ़ा रहे हैं, तो जैसे मान लो कि हम जो पढ़ा रहे हैं, मैंने आपको एक कंप्लीट मैराथन सेशन ले लिया एनसीईआरटी पर, या फिर मैंने मान लो एक एनसीईआरटी का सीरीज, एक एनसीईआरटी का सीरीज शुरू किया, तो उसमें मैंने उन स्टूडेंट्स के लिए जो नॉन ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड से थे, उनके लिए मैंने हिस्ट्री ऐसे पढ़ा दी कि उनको बेसिक समझ आ गया। ठीक है, उनको बेसिक समझ आ गया। और मैंने आर्य शर्मा भी ऐसे पढ़ा दी कि उनको मैंने आर्य शर्मा के इंपॉर्टेंट सेक्शंस बता दिए, थोड़ा एक्सप्लेन कर दिया, तो उनको अब पढ़ने में आर्य शर्मा इजी लगेंगे। लेकिन अब उनको मेरे क्लास को लेकर, मेरी क्लास को लेकर और आर्य शर्मा को लेकर के उनको अब एक नोट्स बनाना चाहिए अपना, हैंड रिटेन नोट्स। अब अन अकेडमी पर आते हो आप, तो अन अकेडमी पर क्या फर्क है कि अन अकेडमी पर इसी तरीके से मेरा बना हुआ है पीडीएफ, मेरा मतलब मेरे नोट्स रहेंगे। और मैंने आपको समझा दिया कि अब आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, आप इसी से करो। और मैंने आपको ये बता दिया कि अब याद कर करके नोट्स बनाओ आप, याद कर करके। तो याद करके नोट्स कैसे बनाओगे? मेरे से जैसे प्लस वाले स्टूडेंट पूछते हैं कि मैम इसका नोट्स भी बनाए, मैं बोली नहीं, अलग से नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, हर बार मैं बोलती हूँ। तो याद करके नोट्स कैसे बनाओगे आप? तो याद करके नोट्स बनाने का मतलब होता है कि आपने कीवर्ड्स लिखे और उसको नोट करते चले गए। ठीक है, तो कीवर्ड्स मैं कई बार आप लोगों को बता चुकी हूं कि कीवर्ड्स कैसे लिखते हैं, कीवर्ड्स कैसे लिखते हैं। तो जैसे मान लो कि हम लोग कहते हैं कि अकबर बहुत इंपॉर्टेंट है, अकबर बहुत इंपॉर्टेंट है, या अशोक बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चंस आते हैं। तो अब अकबर पे हमको क्या क्या पढ़ना है? तो हमने लगा दिया यहां पर मनसबदारी। ठीक है, मनसबदारी, जागीरदारी, धार्मिक नीति। ठीक है, धार्मिक नीति ऐसे कर दिया। फिर यहां पर कर दिया हमने राजपूत नीति। अब मनसबदारी में क्या था? मनसबदारी में क्या था? अब मनसबदारी से आपको याद हो जाना चाहिए, इतना आप पढ़ लो कि मनसबदारी देखते ही आपको याद हो जाए। ठीक है, तो मनसबदारी में आपने यहीं पर लिखना शुरू कर दिया। मनसबदारी में कि मतलब किस तरह से शुरुआत थी, तो इसमें आपने ऐसे कर दिया, जात, ठीक है, सवार। आपको मनसबदारी में अब यहां पर लिखने की जरूरत नहीं है कि इट इट वाज अ रैंकिंग सिस्टम। आपको ये लिखने की अब जरूरत नहीं है कि इट वाज अ रैंकिंग सिस्टम। अब आपको इतना तो अब पता ही होना चाहिए कि ये एक रैंकिंग मतलब श्रेणी व्यवस्था थी, एक सैनिक व्यवस्था थी। अब उसमें आपने जात और सवार लिख दिया। जात क्या था? तो जात पद, पद का वो कराता था, और उसी के अनुसार से इनको सेना रखनी पड़ती थी, घुड़सवार रखना पड़ता था। अब कितने तरह के थे? कितने तरह के थे? तो हरिश्चंद्र वर्मा तो कहते हैं, हरिश्चंद्र वर्मा कहते हैं कि 10 से लेकर के 5,000 तक, और बाद में इसको बढ़ा करके मतलब जहांगीर शाहजहां तक 7,000, 7,000, औरंगजेब तक 10,000 तक पहुंचा था, औरंगजेब तक 10,000 तक पहुंचा था। तो इस तरह से मनसबदारी के जो मेन मेन जो टर्म्स हैं कि किस तरह से मनसब मतलब दिया जाता था, आपने कर दिया। जागीरदारी आपने यहाँ पे कर दिया, कितने तरह के जागीर होते थे। फिर धार्मिक नीति इसका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो कुछ फैक्ट्स यहाँ पर लिख दिए कि तीर्थ यात्रा कब खत्म किया, तो 1563,
कब खत्म कर दिया उसने जाजिया, तो 1564। ठीक है। मजहर, मजहर मतलब उसके धार्मिक नीति के मेन पॉइंट्स यही हैं। मजहर, मजहर के ऊपर लिखो इबादत खाना, मजहर और सुलह कुल, सुलह कुल। ठीक है। एक कीवर्ड हो जाएगा तौहीद इलाही, तौहीद इलाही, तौहीद इलाही समझते हैं? यहां पर थोड़ा सा वहां चला गया। एक A4 शीट लोगे तो साफ साफ आप लिख पाओगे। ठीक है। तो तौहीद इलाही मतलब ये अकबर के धार्मिक नीति में इन बातों का अगर आपने चर्चा कर दिया, जिक्र भी कर दिया, मेंशन बस कर दिया, तो एग्जामिनर समझ जाता है। तो अकबर का जो सुलह कुल था वो तौहीद इलाही, तौहीद इलाही से प्रभावित था, तौहीद इलाही से प्रेरित था। तौहीद इलाही क्या कहता है? तौहीद इलाही ये सूफी, ये सूफियों की मतलब सूफी कॉन्सेप्ट था, ये सूफियों की संकल्पना थी, जो तौहीद इलाही के तहत मतलब ईश्वर एक है, ईश्वर एक है और वो हर जगह व्याप्त है। ठीक है। तो हर जगह, हर यहाँ पर प्राणी मात्र में ईश्वर देखा जाए, तो फिर इंसान इंसान में कैसे भेद करोगे? तो ये था तौहीद इलाही, तौहीद इलाही, वहजतुल वजूद, तौहीद इलाही, ये सब अकबर के उसमें, अकबर अपने मतलब काफी उदार उसमें, ये सब तो आप लिखते लिखते समझ जाओगे। ये सारे अगर आपको कीवर्ड्स, अगर जिस दिन ये सारे कीवर्ड्स याद हो गए, उस दिन, उस दिन आपको, अब आपको अकबर पे लिखने में टाइम नहीं लगेगा। ठीक है। तो इस तरह से ही आपको नोट्स बनाना है, मतलब आपको बहुत ज्यादा उस पे नहीं करना है। और ये तब होगा, तब होगा जब आप एक बार पूरा का पूरा आपके दिमाग में फ्रेमिंग हो गया। पूरे के पूरे दिमाग में जब फ्रेमिंग हो जाता है तो हमारे लिए याद करना मुश्किल नहीं होता। तो वो फ्रेमिंग आपके रजिस्टर जब मेंटेन करोगे, जब किताब पढ़ रहे हो तो पढ़ते हुए मेन मेन टर्म्स नोट करते चले जाओ, मेन मेन टर्म्स नोट करते चले जाओ। और जब नोट्स कर लिया तो आपको एक रेगुलर रिवीजन साइकिल भी रखना पड़ेगा। मॉडर्न हिस्ट्री के लिए मैंने बता दिया गौरव, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए या तो स्पेक्ट्रम या बिपिन चंद्रा, कोई एक ले लीजिए आप। ठीक है। वर्ल्ड ज्योग्राफी, वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए देखो, वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए आपका जो जीएस में जो क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपसे मतलब टर्म्स पूछे जाते हैं, जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, साम्यवाद कम्युनिज्म क्या था, समाजवाद सोशलिज्म क्या था, आपका मतलब नाजिज्म क्या है। ठीक है। फासिस्ट, इनको फासिस्ट शक्तियां कही गई, तो नाजीवाद हिटलर का है ना, मुसोलिनी का फांसीवाद। तो ये सारे के सारे ये टर्म्स हैं, ये टर्म्स हैं। और इतना ही आपको मार्क्स, मार्क्स के बारे में आपको जानना है, मार्क्स एंड एंजल और हिगल, हिगल डायलेक्टिक्स, ये सारे आपकी क्या है, टर्मिनोलॉजीज हैं जिन पर आपके क्वेश्चन बनते हैं। तो इसके लिए मतलब वर्ल्ड हिस्ट्री की एक बेसिक समझ, एग्जामिनर आपसे इतना ही एक्सपेक्ट करता है कि एक बेसिक समझ हो। और अगर आपको लगता है कि वर्ल्ड हिस्ट्री आपको बोर कर रही है, बहुत हमको भीतर नहीं जाना है, आप स्किप भी कर सकते हो, आप स्किप भी कर सकते हो। अगर आपने इंडियन हिस्ट्री पे कमांड कर लिया है, अगर आपने इंडियन हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर पर कमांड कर लिया है, तो आप वर्ल्ड हिस्ट्री को स्किप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। कितने क्वेश्चंस ही आते हैं, कितने क्वेश्चंस आते हैं, मतलब मेरा ये कहना है 1 और 2 है। अब आपको मतलब इसमें जो है, उसके लिए आपको पूरा का पूरा वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ना है। तो बहुत सारे लोगों को वर्ल्ड हिस्ट्री बहुत इंटरेस्टिंग लगती है, जैसे मुझे लगती है। मुझे वर्ल्ड हिस्ट्री शुरू से बहुत इंटरेस्टिंग लगती है, इंडियन हिस्ट्री से ज्यादा हमेशा मैंने एंजॉय किया है वर्ल्ड हिस्ट्री को पढ़ने में। ऑप्शनल वाले स्किप नहीं कर सकते किटू, ऑप्शनल वाले स्किप नहीं कर सकते, क्योंकि आपके पेपर 2 में, ऑप्शनल में पेपर 1 नहीं, पेपर 2 में वर्ल्ड हिस्ट्री का अच्छा वेटेज है। मैं जीएस वालों की बात कर रही हूँ, क्योंकि वहां से प्रीलिम्स में क्वेश्चन आता नहीं है और मुख्य पेपर में। अब इसकी उस केस में मैं कह रही हूँ कि अगर आपको मतलब इसमें नहीं हो रहा है, जैसे मान लो अगर आपको हिस्ट्री में बहुत स्ट्रगल कर रहे हो, तो मेरा ये कहना है कि सबसे पहले आप इंडियन हिस्ट्री पर ही कमांड करो। इंडियन हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर जो जुड़ा हुआ है। अगर हम लोग मेले त्योहार छोड़ दें,
तो आपका मतलब ये कंबाइंड है, हिस्ट्री के साथ आर्ट एंड कल्चर जुड़ा हुआ है। तो पूरी हिस्ट्री अगर आप लोगों ने पढ़ लिया, अगर पूरी हिस्ट्री, तो आपको आर्ट एंड कल्चर पे भी अच्छा कमांड हो जाता है। ठीक है, अगर आपने का इंडियन हिस्ट्री कंप्लीट हो गया, वर्ल्ड हिस्ट्री अच्छा लगता है, तो देखो मार्क्स को पढ़ना अपने आप में, मार्क्स को पढ़ना अपने आप में एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। जैसे मार्क्स, हेगल, मार्क्स एंड एंजल, हेगल, इनके थॉट्स को पढ़ो, बहुत मजा आता है पढ़ने में। लेकिन वो तब जब आप सिर नहीं फोड़ रहे हो, तब की बात मैं कह रही हूँ। किसकी, समीर, मैंने बुक बता दी है, आप इस लेक्चर के खत्म होने के बाद रिवाइंड करके देख लेना, मैंने बुक बता दिया है। ठीक है, आप लेट हैं, शायद आपने अभी अभी ज्वाइन किया है, लेट हैं आप। तो क्या, अब मैं समराइज कर रही हूं अपने इस सेशन को, समराइज कर रही हूं, और मैं आपको बता रही हूं कि क्या करना है। तो पहला पॉइंट, राइट बुक। महेश बर्नवाल भी खरीद लिया, स्पेक्ट्रम भी खरीद लिया, बिपिन चंद्रा भी हैं, किसी ने कह दिया तो केसी श्रीवास्तव भी लेके आए, झा एंड श्रीमाली लेके आए, यशपाल एंड गुरुवर लेके आए। नहीं, राइट बुक, पहला राइट बुक चूज करो, एनसीईआरटी को समराइज करके पढ़ो, अलग अलग नहीं। ठीक है, दूसरा, दूसरा मतलब ट्रेंड, ट्रेंड एनालिसिस। ठीक है, ट्रेंड एनालिसिस। दूसरा, किस सेक्शन को सबसे ज्यादा फोकस करना है, ये ट्रेंड एनालिसिस करोगे तभी पता चलेगा कि किस सेक्शन को सबसे ज्यादा कवर करना है। ठीक है, तीसरा आपका हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा नोट्स। ठीक है, हैंड नोट्स। ठीक है, कीवर्ड बेस्ड। ठीक है, और चौथा आपका हो जाएगा जीएस में, जीएस पेपर फर्स्ट में बढ़िया मार्क्स लाने के लिए, बढ़िया मार्क्स लाने के लिए हमेशा, हमेशा जो हिस्ट्री आप लिख रहे हो उसको करेंट के साथ कंबाइन कर दो, करेंट के साथ लिंक कर दो। नहीं भी पूछा गया है तब भी, मान लो अगर आपको पूछ दिया मैंने क्वेश्चन कि विजयनगर के शासकों के, विजयनगर के जो रूलर्स थे उनके टाइम पर जो कल्चरल, उस समय पे आप कहेंगे कि कला एवं साहित्य का बहुत विकास हुआ, कला एवं साहित्य का बहुत विकास हुआ, इसकी विवेचना करें। या मैं विजयनगर अंपायर की उपलब्धियों पर, देव राय की उपलब्धियों पर अगर मैंने कह दिया, तो अगर आप ये डाल देंगे कि हाल ही में, हाल ही में विजयनगर का की राजधानी, कैपिटल हम्पी बहुत चर्चे में था, हम्पी बहुत चर्चे में था, क्योंकि वहां पर बहुत सारे होटल इंडस्ट्री आने की वजह से, होटल इंडस्ट्री आने की वजह से वहां के इमारतों को क्षति पहुंच रही है। और उसके बाद फिर शुरू कर दिया कि विजयनगर अंपायर की स्थापना, विजयनगर अंपायर की स्थापना 1336 में हरिहर बुक्का के द्वारा हुआ, और कुल 4 वंशों ने इस पर शासन किया, और इनके समय पर मतलब ये जो है विजयनगर शासक अपनी कलात्मक उपलब्धियों के लिए इतिहास में उनका विशिष्ट स्थान है। अगर पूरा विजयनगर पूछता है तो, अगर कृष्णदेव राय पूछता है तो कृष्णदेव राय, और फिर आपने पूरा वहां का जितना भी लिटरेचर, लिटरेरी डेवलपमेंट है और जितना आपका आर्किटेक्चरल डेवलपमेंट है सब आप डाल दो, बिल्कुल एकदम मतलब पॉइंट करके कि हजारा रामस्वामी मंदिर, विठल देव मंदिर। ठीक है, मतलब जितने भी वहां पर टेम्पल्स हैं उन सारे टेम्पल्स के बारे में, किस तरह से मतलब आपका किलेबंदी की गई थी। तो अब क्यों एनसीईआरटी पढ़ने के लिए कहा जाता है, क्योंकि क्लास 12 के एनसीईआरटी में विजय विरूपाक्ष मंदिर, विजयनगर के बारे में बहुत बेटर वे में, बहुत बेहतर तरीके से दिया गया है आपकी क्लास 12 में, इसीलिए आपको कहा जाता है कि पढ़ो। ठीक है, तो ये आप जो हिस्ट्री को करेंट से लिंक करोगे, एग्जामिनर हमेशा आपको ज्यादा नंबर देगा, हमेशा ज्यादा नंबर देगा। और पांचवा, रिवीजन, रिवीजन, रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर रेगुलर रिवाइज नहीं किया, ठीक है, अगर आपने रेगुलर रिवीजन नहीं किया
रेगुलर रिवीजन नहीं किया तो सब भूल जाओगे, सब भूल जाओगे। मैं हिस्ट्री की स्कॉलर रही हूँ, अपनी यूनिवर्सिटी में सेकंड टॉपर रही हूँ, लेकिन मुझे भी कई बार कई बार कुछ फैक्ट्स दिमाग से निकल जाते हैं। ठीक है, मतलब ऐसा था कि बहुत सालों तक, अभी लेटेस्ट मुझे नहीं पता है, लेकिन मुझे मेरे आप लोग मेरी, मैं तारीफ नहीं कर रही अपनी, पर आपको पता है कि मेरे जो नोट्स थे ग्रेजुएशन के दौरान, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन के जो मेरे नोट्स थे, वो मतलब बहुत बाद तक की स्टूडेंट के बीच फोटोकॉपी हो के सर्कुलेट होते रहते थे, फोटोकॉपी हो जाते थे और वो बढ़ते थे। और मेरी जो मतलब नीस थी, वो बहुत चौड़ी होके रहती थी, भाई नोट्स मांगने तुम मेरे पास ही तो आओगे। मतलब वो उसने खुद बहुत सीरियस पढ़ाई नहीं किया, लेकिन मतलब उसने मेरे नोट्स को ऐसे यूज किया कि भाई जो मुझे मतलब पटा के रखेगा, जो मुझे करेगा, उसको मैं रिंकू बॉय के नोट्स दूंगी, इस तरह का उसका था। ठीक है, तो वो मेरे नोट्स मतलब ऐसा होता था कि हमारे यहाँ पर मतलब हर हर डिपार्टमेंट में टीचर हम लोग को 15 क्वेश्चन दे देता था और उसमें 5 आना तय रहता था। और मैंने कुछ ऐसे ही हर मतलब एंशिएंट हिस्ट्री में भी, मेडिवल हिस्ट्री में भी, मॉडर्न हिस्ट्री में भी ऐसे ही मैंने कुछ 15-20 क्वेश्चन रेडी कर रखे थे। और वो क्वेश्चन मतलब वही सारी लड़कियां, जैसे आप रेडीमेड खोजते हो, जैसे आप रेडीमेड खोजते हो, ऐसी गर्ल्स रेडीमेड खोजती थी, कुछ बॉयज रेडीमेड खोजते थे। वो मेरे नोट्स की कॉपी कराते थे, 20 क्वेश्चन रेडी करते थे, उसमें 5 क्वेश्चन आ ही जाता था। ठीक है, तो मैंने मैंने जो है बीएचयू से मैंने करा है। ठीक है, और ये एक फेमस यूनिवर्सिटी है, एक मतलब अच्छा रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी ये माना जाता है। और यहाँ का इतिहास विभाग बहुत अच्छा था, इतिहास विभाग बहुत अच्छा था यहाँ का। ठीक है, तो मतलब मेरे जो उस समय ब्रदर इन लॉ थे वो काशी विद्यापीठ में थे, काशी विद्यापीठ में थे। और जो है उन्होंने भी मतलब काफी मेरे नोट्स को काशी विद्यापीठ में उसको वो पॉपुलर कराया था। तो इस तरह से मतलब आपका क्या है कि जैसे उसी में मतलब बहुत सालों तक मुझे पता चलता रहता था कि किसी ने उसको ब्रेक नहीं किया है, लेकिन अभी का मुझे नहीं पता। हम मतलब टाइम हो गया, अभी का मुझे नहीं पता। ठीक है, तो मेरा मेरा जो मतलब स्कूलिंग है, मैंने 12th सेंट्रल स्कूल से किया है। ठीक है, 12th मैंने सेंट्रल स्कूल से किया है मैंने। और ये क्योंकि मेरे फादर नेवी में थे, तो हम लोगों को सेंट्रल स्कूल फ्री में मिला मिला करता था। ठीक है, और उसके बाद रिटायरमेंट के बाद आकर के वो सेटल हुए थे यहाँ पर बनारस में। और बाद में मेरी शादी भी बनारस में ही हुई। तो बनारस ही मतलब यहाँ से बनारस ही रही मैं काफी सालों तक, और उसके बाद मतलब मैं इधर आई। ठीक है, तो आप जो है मतलब वो नोट्स तो जो आप कह रहे हैं बिने, वो तो अब मेरे पास नहीं है। मेरे मतलब घर में पड़ा था मेरी, अब अभी भी शायद होगा, वहां पर मैं जाऊंगी तो अब वो मेरे पास नहीं है। वो तो ऐसे नोट्स होते थे बिल्कुल लीनियर, लीनियर नोट्स होते थे, 3-3 4-4 पन्ने के। ठीक है, तो ऐसे वो होते थे। मेरे नोट्स आपको मेरे नोट्स आपको मिलेंगे, मतलब जैसे अन अकेडमी आप ज्वाइन करते हो, तो अभी भी मेरा कुछ वही तरीका है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में मतलब छोड़ती नहीं हूँ कभी भी। और उसमें क्या होता था है कि ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में आप थोड़ा सा आर्टिकुलेटिव तरीके से जब आप लिखते हो, तो एग्जामिनर ज्यादा इम्प्रेस होता था। और वहाँ का हिस्ट्री ऑनर्स डिपार्टमेंट, हिस्ट्री ऑनर्स था मेरा, तो ये बड़ा अच्छा था। ठीक है, तो अच्छे बड़े अच्छे अच्छे मतलब टीचर्स थे, जो मतलब जो आपको मैं बताऊं, जो मतलब हमारा हॉल था वो इतना बड़ा था कि टीचर एक बड़े से ऊंचे स्टेज पे मतलब बैठते थे, खड़े होते थे। और हम लोगों की सीटें ऐसे, जैसे आप लोगों ने असम में देखा है ना चाय की खेती, तो उस क्रम में हमारी सीट्स बनी रहती थी। और मतलब सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स जो हैं, सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स हिस्ट्री में थे।
हिस्ट्री डिपार्टमेंट में सबसे ज्यादा स्टूडेंट थे उस समय। ठीक है। हाँ, बहुत बड़ा माइक रहता था, लाउड स्पीकर रहता था, और उससे वो बोलते थे। और मतलब आसान नहीं था एक ही क्वेश्चन करना, एक एक ज्यादातर खुद समझना होता था, ज्यादातर खुद ही समझना होता था। हालांकि लोग मिलते थे, डिपार्टमेंट में चले जाइए, अलग से इतिहास विभाग था, तो डिपार्टमेंट में चले जाइए तो मिलते थे टीचर्स, ऐसी बात नहीं है। अगर क्लास में क्वेश्चन करते थे, आप आंसर करते हो, आपका एक इमेज है, तो वो आपसे मिलते थे, वो मिलते थे आपसे, आपको टाइम भी देते थे। तो हालांकि मेरे से जो हमारे मेरे हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे, वो थोड़े से चिढ़ जाते थे कभी कभी। वो मैं ना उस समय, उसी समय मुझे, मेरे घर में बहुत सारे लोग आईएएस की तैयारी करते थे और वो निकल जाते थे इलाहाबाद। तो वहां पर जो झांझ श्रीमाली या हरिश्चंद्र वर्मा की जो किताबें हैं ना, दिल्ली दिल्ली प्रवर्तन निदेशालय की, तो इसकी किताबें बड़ी चलती थी यूपीएससी में तैयारी के लिए उस समय भी। तो मैं उस समय ही मतलब जो रजनी पामदत्त, सत्या एम राय, रजनी पामदत्त, इस तरह की, आर्य शर्मा इवेन, इस तरह की किताबें, ये किताबें नहीं चलती थी बीएचयू में, आर्य शर्मा नहीं चलती थी। ठीक है। तो वहां पे मतलब अलग अलग राइटर्स, जैसे वो लोग बताते थे, ईश्वरी चंद, हबीब निजामी, इरफान हबीब, मतलब इस तरह की किताबें बताई जाती थी हमें। तो ये जो है मतलब आपका ये रजनी पामदत्त, सत्या एम राय, इन लोगों की किताबों को वो वामपंथी मानते थे, बोलते थे लेफ्टिस्ट हैं सारे, वो कहते थे सारे जेएनयू वाले जो लेफ्टिस्ट होते हैं, तो उनको नहीं कहा जाता था पढ़ने के लिए, मतलब वो नहीं पढ़ाते थे। और मुझे बड़ी इंप्रेस करती थी ये सारी किताबें, तो मैं अपने नोट्स में हमेशा इनको जगह देती थी, इनको जगह देती थी हमेशा। तो वो उस पे कई बार ना वो पूरा ऐसे हाईलाइट कर देते थे ऐसे कि ठीक नहीं है ये। मैं पढ़ती थी, मुझे अच्छा लगता था पढ़ना। तो हिस्ट्री की काफी किताबें मैंने पढ़ी हुई हैं, अभी भी मेरे पास पढ़ी हुई हैं। तो हिस्ट्री में आपको क्या है कि आप मतलब नेट का एग्जाम नहीं देने जा रहे हो, पीएचडी नहीं करने जा रहे हो आप, आपको हिस्ट्री जीएस, यूपीएससी कहती है कि एक जनरल आइडिया होना चाहिए, एक जनरल मतलब नॉलेज होना चाहिए। तो जनरल नॉलेज का मतलब कि इतिहास हम इसलिए पढ़ते हैं कि कब क्या हुआ था, किस काल में सांस्कृतिक विकास कैसा था, किस उस काल में आर्थिक विकास कैसा था, किस काल में किस तरह का डेवलपमेंट रहा है। आपको बस इतना ही यूपीएससी एक्सपेक्ट करता है, तो आप इसको उसी तरीके से पढ़िए, उसी तरीके से, बस। ठीक है। तो आपके लिए इतना बहुत है। और परीक्षित कह रहे कब, कहां और कैसे, तो कब, कहां और कैसे मतलब आपका यूपीएससी मतलब आपका बस कब, ठीक है, कब, कहां और कैसे में केवल फैक्चुअल नहीं, वो ये समझता है कि सिस्टम, सिस्टम कैसे काम करता था, हाउ अ सिस्टम वर्क। तो ऐसे पढ़िए। ठीक है। अब मैं आप लोग को जाते जाते मैं बता दूं कि मेरा जो है ये अनअकैडमी के कुछ कोर्सेज हैं। मैं प्रैक्टिस में आप लैक करते हो, प्रैक्टिस में लैक करते हो, इसलिए आप क्वेश्चन मतलब किसी भी टॉपिक पे कॉन्फिडेंस नहीं हो पाता है, आंसर राइटिंग से हेजिटेट करते हो, बचते हो, इसलिए आप आंसर्स नहीं लिख पाते हो। उसके लिए ये सारे कोर्सेज मैंने डिजाइन किया है। रिंकू लाइव मेरा कोड है, रिंकू लाइव कोड से आप आइए, और मेरे कोड से आप आते हैं तो मेरे मेरे पास जो भी है सब आपका है फिर, मतलब इन टर्म्स ऑफ स्टडीज में कह रही हूँ, इन टर्म्स ऑफ स्टडीज। ठीक है। डोंट टेक इट अदरवाइज। तो ये मेरे कोर्सेज हैं, ऑप्शनल बैच है ये मेरा। हिस्ट्री चल रहा है, अभी सोशियोलॉजी शुरू होना है। ठीक है। तो बिल्कुल आप आइए, आपको निराश नहीं करूंगी मैं, बिलीव कीजिए मुझे, और रिंकू लाइव कोड यूज कीजिए। रिंकू लाइव कोड यूज करके आप सब्सक्राइब करते हैं, तुरंत मुझे खबर कीजिए। यहाँ पर ये मेरा जो है टेलीग्राम लिंक है, तो मैं तुरंत आपको अपना पर्सनल नंबर शेयर करूंगी, और आप कभी भी अपने डाउट्स मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है। तो चलिए 3 बजे मिलते हैं। आज 3 बजे की क्लास में सोशल स्ट्रेटिफिकेशन जो मैंने किया था उसका सेकंड पार्ट, जातिवाद वगैरह बच गया था, जाति में
राजनीति में जाति की भूमिका, वो बच गया था। तो ये सारा बच गया था, तो मतलब ये मैं कवर कराऊंगी आज। तो चलिए मिलते हैं 3 बजे। बाय बाय।